कंपटीशन में लगभग सब जगह ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे, इसलिए इसको हमको अच्छी तरीके से बनाना। तीसरा जो आपका आर्टिकल इसमें ज़्यादा पूछा जाता है वो आर्टिकल जो है 129। ठीक है, 129 क्या है? सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है, यानी डिसीजन आप रिकॉर्ड की बात करता है। जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट हैं, ठीक है, उन जजमेंट पर अभिलेख के रूप में न्यायालय का जजमेंट जो है एज ए रिकॉर्ड के रूप में है, इसलिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ रिकॉर्ड है। इसके बाद में चौथा जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, ये आर्टिकल आपको देखना है, आर्टिकल 131। ये क्या है? ये प्राइमरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट है। हाई सुप्रीम कोर्ट की जो है लोकल ज्यूरिसडिक्शन, ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट की, क्या सुप्रीम कोर्ट को लोकल ज्यूरिसडिक्शन प्राप्त है किसी मामलों को सुनवाई के लिए? तो आर्टिकल 131 बताता है कि सुप्रीम कोर्ट आल्सो लोकल हैविंग लोकल ज्यूरिसडिक्शन, ये भी किसी मामले में प्रारंभिक अधिकारिता के रूप में काम कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट को भी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ओरिजिनल क्या लोकल के बजाय ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन हम यहाँ पर कहेंगे। कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट को ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, मतलब लोकल भी कह सकते हैं, लेकिन मेन यहाँ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की बात किया। ठीक है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। तो ये भी आपका आर्टिकल 131 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका जो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है वो आर्टिकल जो है 132 से, आर्टिकल 132 से 136 तक ये सुप्रीम कोर्ट की अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन है। ठीक है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की क्या बात की गई है? अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन है, यानी इनमें सुप्रीम कोर्ट अपील सुनता है। ठीक है, अपील की बात करता है। यहाँ पर अपील की बात किया गया है। अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन यानी सिविल मामले में कब अपील सुनेगा सुप्रीम कोर्ट, कब क्रिमिनल मामले में अपील सुनेगा, ये सारे मतलब यहाँ पर होगा। कब एसएलपी आपकी सुप्रीम कोर्ट सुनेगी, तो ये सारे आपका इसमें अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है। अपील, ठीक है, अपील यानी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अपील सुनेगा, इसके बारे में दिया गया। ये आपका इम्पोर्टेंट आर्टिकल है गया। इसके बाद में इसमें छठा एक आर्टिकल बहुत ज़्यादा है। ये जितने आर्टिकल हम बता रहे हैं, इन आर्टिकल को हमको अच्छी तरीके से समझना है। छठी आर्टिकल के अंतर्गत और कौन से आर्टिकल है? आर्टिकल 137, यानी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आप अपने डिसीजन को क्या कर सकता है? आर्टिकल 137 में रिव्यू, ठीक है, रिव्यू करने की पावर सुप्रीम कोर्ट को, यानी सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन का रिव्यू भी कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन को अगर रिव्यू करना है तो आर्टिकल 127 में दिया गया, यानी सुप्रीम कोर्ट अगर डिसीजन दे दिया तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन वो खुद ही रिव्यू करके खत्म कर सकता है और किसी न्यायालय को उसके डिसीजन को मानने से कोई रुका नहीं है, उसे मानना पड़ेगा। ठीक है, रिव्यू करने की पावर, ये आपका आर्टिकल हो गया। और नेक्स्ट आर्टिकल आपका है जो 7वां आर्टिकल आपको देखना है, ये आपका आर्टिकल 139, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 139 जो है ये रिट निकालने की उच्चतम न्यायालय की शक्तियां हैं, यानी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ रिट निकालने की पावर दी गई है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी रिट इश्यू करने की पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है,
रिट्स की पावर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट भी कुछ स्पेशल यानी 32 में तो रिट पावर दी गई है, उसके अलावा भी यहाँ पर भी उसे रिट निकालने की पावर दी गई है। इसके अलावा जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट और आर्टिकल इसमें है, यानी अगर सुप्रीम कोर्ट किसी केस को ट्रांसफर करना चाहता है तो ट्रांसफर आप केस बाय सुप्रीम कोर्ट, तो ट्रांसफर का प्रोविजन ये आपका पूछा जा सकता है। तो ये आपका 8वां प्रोविजन है, ये आर्टिकल जो आपका है 139A, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ केस बाय सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट किसी केस को ट्रांसफर कर सकता है, ये आर्टिकल आपका है। इसके अलावा आर्टिकल जो आपका 9वें नंबर पर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो है आपका आर्टिकल 141 141, ये आपका क्या है, इस सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है प्रेसिडेंट के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ डिसीजन दे दिया उसका रिकॉर्ड के रूप में आर्टिकल 129 में रिकॉर्ड के रूप में रखा जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अगर दे दिया तो उस डिसीजन में जो भी कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, भारत के सभी न्यायालय उस डिसीजन से बाउंड है, यानी बाउंडिंग इफेक्ट रखता है। यानी सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आ जाता है उस सारे डिसीजन से ऑल कोर्ट क्या है, बाइंडिंग इफेक्ट है, बाइंडिंग इफेक्ट, बाइंडिंग का प्रोविजन दिया गया है 141 में। यानी सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उस डिसीजन से सुप्रीम कोर्ट कुछ भी जो कह रहा है उसके नीचे की सारी अदालतें मानने के लिए है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट खुद अपने डिसीजन से बाउंड नहीं है। ये आपका 141 में हो गया। एंड 10वां आर्टिकल जो आपका है, आपका आर्टिकल जो आपको इम्पोर्टेंट देखना है उसमें आर्टिकल 143 143, ये आपका सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। यानी सुप्रीम कोर्ट कब किसी को अपनी राय दे सकता है, तो राय के बारे में यहाँ पर परामर्श की बात करता है। यानी पावर टू, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को 143 में प्रेसिडेंट यहाँ जो उसको राय देने के लिए है वो अपनी राय देता है 143 में, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। एंड लास्ट अगर सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आर्टिकल 111 जो आपका है, यानी अगर 11वें की बात करते हैं, 11वें आर्टिकल में आपका इम्पोर्टेंट है क्या, 145 आर्टिकल 145, इसमें दिया गया रूल मेकिंग पावर, रूल मेकिंग पावर सुप्रीम कोर्ट को है। यानी सुप्रीम कोर्ट अपने गवर्न होने का नियम बना सकता। तो यानी आपका 124 से लेकर के इन 11 आर्टिकल को अगर आप मजबूत कर लेते हैं, इनको 1 बाय 1 हम सारे आर्टिकल्स को पूरे अच्छी तरीके से समझाएंगे, लेकिन ये 11 आर्टिकल अगर आपको पता है तो न्यायपालिका से यानी यूनियन जुडिशरी से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यहाँ पर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपका चार्ट आपको समझ में बेसिक आ गया होगा कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को पावर जो दी गई, मतलब सुप्रीम कोर्ट के रिगार्ड में इतने आर्टिकल को हमको पढ़ना है। अगर ये आर्टिकल अच्छी तरीके से हम समझ गए हैं तो हमारे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो इतने ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये इतने आर्टिकल आपको अच्छे से समझना है। हमने केवल 11 आर्टिकल की बात किया है। अगर देखते हैं 124 से 147 में कितने आर्टिकल हो गए, कई आर्टिकल हैं, लेकिन और सबको चाहे ना पढ़ें लेकिन इतनी आर्टिकल को जरूर देखिएगा। अब इनमें से जो आपका छठा जो इसमें जो 5वें नंबर पर आर्टिकल 32 से 36 में, इसमें आपका 136 अच्छे से देखिएगा। और आर्टिकल 134A, आर्टिकल 134A में क्या है,
सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। इसको बहुत अच्छे से हम करवा देंगे, तो इसमें आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपके इतने मेजर प्रोविजन है, इनको हमको अच्छी तरीके से देखना है, ठीक है। हो गया। अब देखिए, इसको हम इरेज कर रहे हैं। अब आते हैं सीधा हम कहाँ आ रहे हैं। पहले तो सुप्रीम कोर्ट का जो पार्ट 5 है, इस पार्ट 5 में चैप्टर आपका पिछले जुडिशरी के एग्जाम में पूछा गया था, एचडीएस में आया था कि सुप्रीम कोर्ट का प्रोविजन कहाँ है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो याद रखिएगा, पार्ट 5 चैप्टर 4, ठीक है। गलती से पार्ट 5 चैप्टर 5 लग जाता है, लेकिन चूंकि चैप्टर 3 जो है उसमें केवल एक आर्टिकल है 123 जो लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट है, इसलिए कंफ्यूजन हो जाती है। तो हमको अब चैप्टर 4 की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भाई यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट जो यूनियन की है, ये सुप्रीम कोर्ट में यूनियन में इसका क्या रोल है। तो याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट को 2 रोल यहाँ दिया गया है। पहला रोल है कि प्रोटेक्टर ऑफ गार्ड के रूप में, यानी हमारे संविधान का संरक्षक है। सुप्रीम कोर्ट क्या है, हमारे संविधान का संरक्षक है। अब संविधान की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा भाई, तो सुप्रीम कोर्ट संविधान के प्रोविजन को अगर कोई कानून बना करके या उसके प्रोविजन के जो फंडामेंटल राइट है, नागरिकों के फंडामेंटल राइट का कोई इन्फ्रिंजमेंट करता है, तो देखिए सबसे पहले प्रोटेक्टर के रूप में संविधान को कहीं से अगर नुकसान हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी कानून पार्लियामेंट बना करके अगर संविधान में कुछ संशोधन करती है जिससे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को कोई नष्ट कर रहा है, तो ऐसे कानून की समीक्षा करने का अधिकार, यानी जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर जो है। तो पहला तो काम प्रोटेक्टर ऑफ गार्ड के रूप में सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है कि जो भी कानून बनाए गए हैं वो कानून क्या हमारे संविधान के अगेंस्ट तो नहीं है, इसकी समीक्षा करने का अधिकार। और दूसरा, नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करने का राइट इसी को दिया गया है। अगर फंडामेंटल राइट का कोई भी उल्लंघन करता है तो उसको बरकरार रखने का अधिकार दिया गया। क्योंकि ये देश की सर्वोच्च सिविल और क्रिमिनल अपीलेट कोर्ट है। ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च हाईएस्ट सिविल और क्रिमिनल अपीलेट कोर्ट है। इसलिए सभी सिविल और क्रिमिनल, सभी देश के जो भी हैं, ऐसे डिसीजन को फाइनली सुप्रीम कोर्ट अपील में उनको सुनने का भी अधिकार, अपीलेट जुरिस्डिक्शन इसको दिया गया है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का डबल रूल है, ये यूनियन की जुडिशरी को बहुत हद तक मजबूत करता है। अब न्यायपालिका भी 3rd पिलर आप हमारी गवर्नमेंट का है, तो न्यायपालिका को भी हम एक बॉडी के रूप में देखते हैं। तो कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव हम लोग पढ़ चुके हैं, अब जुडिशरी की शुरुआत करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले एक जनरल की बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस समय कितने न्यायाधीश हैं? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो कितने न्यायाधीश इस समय सुप्रीम कोर्ट में? 33+1। बताइए, ये क्वेश्चन पूछा गया। ब्रिजराज ब्रजेश कुमार 25 न्यायाधीश की बात कर रहे हैं। और भाई कोई इस, अच्छा आप 31 पढ़िए। फिर ब्रिजराज अपने करेक्शन कर रहे हैं। ब्रिजराज इस समय देखिए, ब्रिजेश 33+1, यानी इस समय सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है? सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश हैं इनकी संख्या 33+1 है। नोट कर लीजिए, 33 न्यायाधीश हैं प्लस 1 चीफ जस्टिस, ठीक है। अब बताइए कि जब हमारा संविधान स्टार्ट हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये पूछा भी गया है, जुडिशरी में आया है।
संविधान जब स्टार्ट हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट की मिनिमम जनसंख्या कितने जज थे? प्राइमरी जब सुप्रीम कोर्ट बना था तो उस समय सबसे मिनिमम कितने जज से शुरुआत हुई थी? तो मिनिमम जजों की संख्या क्या थी? 7 + 1। ये नोट कर लीजिए, ये बराबर 8 जजों से शुरुआत हो गई थी। अब देखिए जो मिनिमम जज हमारे हैं सुप्रीम कोर्ट के 8 थे, तो देखिए मैक्सिमम जज का या मिनिमम जज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस होंगे और जितनी आवश्यकता होगी उतने न्यायाधीश होंगे। तो पहला हमारा सुप्रीम कोर्ट जब बना था तो 7 + 1 यानी 7 जज थे, न्यायाधीश थे और एक चीफ जस्टिस थे, यानी 8 से शुरुआत हुई थी। अब क्वेश्चन आता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा इनकी संख्या दोबारा बढ़ाकर कितनी की गई? तो पहला आपका आता है, इनकी जो जजों की संख्या जो बढ़ाई गई है, ये हमारे सबसे पहले इसकी शुरुआत हो जाती है। इसकी शुरुआत सबसे पहले 1977 से हुई। कब की गई? 1977 में पहली बार इनकी संख्या 7 + 1 8 से बढ़ाकर 18 कर दी गई, यानी 17 + 1 17 + 1 बराबर 18 कब कर दी गई? 1977 में। नोट करते चलिए, ये सारे प्रोविजन आपके एग्जाम में आएंगे। कब किया गया? 1977 में। 1977 में इनकी संख्या कितनी कर दी गई? 7 और अन्य एक न्यायाधीश से बढ़ा करके 18 कर दी गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश कंप्लीट मतलब 17 + 1 कर दी गई। इसके बाद दोबारा 1986 में ये पहला हो गया, दोबारा 1986 में ये संख्या बढ़ाकर 25 + 1 बराबर 26 कर दी गई। तब की गई 1986। नोट कर लीजिए ये सब पूरा, क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, ठीक है। 25 + 1, ठीक है। इसके बाद में फर्दर तीसरा अमेंडमेंट होता है 2009 में, इनकी संख्या बढ़ा करके 30 + 1 करके बराबर 31 कर दी गई, ठीक है। 30 + 1 31 कर दी गई 2030 में 19 में। इसके बाद में फिर 2019 में चौथा आपका 2019, याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। लास्ट अमेंडमेंट किया गया 2019 में, इनकी संख्या कितनी हो गई? 33 + 1 बराबर अब इस समय 34 न्यायाधीश। क्लियर? ये हमारी टोटल नंबर ऑफ जजों की संख्या है। अब देखिए यहां पर इतनी तो आपकी, ये तो आपको क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया ना। अब देखिए ध्यान से, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी केस को सुनने के लिए कितने जजों के द्वारा सुनवाई की जा सकती है, यानी सुप्रीम कोर्ट किसी केस को सुनवाई के लिए कितने जज एक साथ बैठने के लिए, तो यहाँ पर दिया गया कोई किसी भी केस के लिए प्रेस्क्राइब्ड संख्या नहीं है कि कितने जज किसी केस को सुनेंगे, लेकिन केवल 2 प्रोविजन यहाँ पर है। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, केवल 2 प्रोविजन है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के मिनिमम जजों को प्रेस्क्राइब्ड किया गया। कोई बता सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के मिनिमम जजों को प्रेस्क्राइब्ड किया गया है किन केसों की सुनवाई के लिए? तो इसके लिए मिनिमम जज ही होने चाहिए। बताइए भाई, ठीक है। मिनिमम जज, तो देखिए पहला आर्टिकल
145 बताता है। ठीक है, अनुच्छेद 145 बताता है, ये आर्टिकल याद रखिएगा। ये क्या बताता है कि अगर कोई केस जिसमें संविधान का निर्वचन करना है, यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का सब्जेक्ट है, तो ऐसे जब संविधान को हमको निर्वचन करना है तो उस समय मिनिमम जजों की संख्या 5 होनी चाहिए, यानी 5 से नीचे जज किसी भी दशा में किसी भी संविधान का अगर व्याख्या करनी है, यानी संविधान का खुद की व्याख्या करनी है, तो आर्टिकल 145 बताता है कि मिनिमम जजों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 45। दूसरा आर्टिकल 143 बताता है क्या कह रहे हैं, अरे आर्टिकल 145 कह रहा है कि अगर संविधान का कोई सब्जेक्ट है उसका इंटरप्रिटेशन करना है तो मिनिमम जजों की संख्या 5 होगी। हम ये कह रहे हैं, ना कि हम कह रहे हैं कि 45 जज चाहिए। मिनिमम जजों की संख्या, अगर आर्टिकल 145 का इंटरप्रिटेशन करना है, 145 कह रहा है अगर कोई इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का हमको इंटरप्रिटेशन अगर करना है तो उस समय मिनिमम जजों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 5। ठीक, अब समझ में आ गया सी बात। ठीक, इसके अलावा दूसरा कह रहा, आर्टिकल 143 कह रहा है कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से कोई राय मांगी है, ठीक है, अगर आर्टिकल 143 कह रहा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या अगर ओपिनियन जुरिस्डिक्शन का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट कोई राय देता है, एडवाइस देता है, ओपिनियन देता है, तो ऐसी स्थिति में मिनिमम 5 जजेस होंगे। ठीक है, तो 2 ही जगह लिखा है, एक आर्टिकल 143 में और दूसरा 145 में, जबकि मिनिमम जजों की बात की गई है और बाकी कहीं नहीं लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट किसी केस को सुनने के लिए मिनिमम जज से ही कॉन्स्टिट्यूट होगी। ये 2 बातें बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। अरे यार, हम जो बोल रहे हैं या तो उसको या तो फिर जस्टिफाई करो, हम जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। ठीक है, बाद में उसको देखिएगा, डिस्कस न करेंगे। 143 में मिनिमम 5 जज की व्यक्ति के द्वारा ही अगर कोई ओपिनियन मांगी गई है तो उसका इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट, मतलब राय को अगर दे रहे हैं तो उस राय को सुनवाई के लिए मिनिमम 5 जजों की पीठ बैठा लीजिए। ठीक, अब आइए, हाँ क्या कह रहा हूँ सुषमा, ठीक है ना। अब देखिए, ये तो आपके दोनों आपके कवर हो गए। अब आते हैं सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के जजों की अपॉइंटिंग अथॉरिटी। ठीक है, तो सबसे पहला हमने आपको 11 आर्टिकल बताए थे। इनमें से पहली आर्टिकल है आर्टिकल 124। 124 में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं इन्हें नियुक्त कौन करेगा। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं इनको नियुक्त करने की पावर किसको दी। तो देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगी। इसके राय से अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी सुप्रीम कोर्ट के जजों को नियुक्त करती है तो नियुक्ति की अथॉरिटी तो सुप्रीम कोर्ट है जजों के लिए राष्ट्रपति, लेकिन ध्यान दीजिएगा प्रेसिडेंट मंत्रिमंडल की सलाह के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति करेगी।
यानी मंत्रिमंडल की सलाह तो सबसे पहले लेना है। यानी सुप्रीम कोर्ट के जजों की अगर बात करते हैं तो आर्टिकल 124 सब क्लास 1 कह रहा है भारत का एक उच्च न्यायालय होगा, उच्चतम न्यायालय, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश और अब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित न करें तब तक, यानी 7 न्यायाधीश से अनाधिक नहीं होंगे, जो हमने बताया था मिनिमम 7 से अधिक नहीं होंगे। ठीक है। दूसरा कह रहा है, अब देखिए अगर अपॉइंटिंग की बात करते हैं तो एक सबसे बड़ा दिक्कत इसमें यह आ गई थी कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये तो है ही है, कोई दिक्कत नहीं भाई। लेकिन 99वें संविधान संशोधन 99वें संविधान संशोधन 2014 था। ठीक है। 99वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2014 के द्वारा NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, ठीक है, राष्ट्रीय न्याय नियुक्ति आयोग, कमीशन नहीं, राष्ट्रीय न्याय नियुक्ति आयोग NJAC के द्वारा ही न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। अब देखिए क्या होता है, NJAC के पहले न्यायाधीशों को नियुक्ति के संबंध में क्या कॉन्सेप्ट था? NJAC जो नहीं था उसके पहले तो एक तरफ तो NJAC है और दूसरी तरफ यानी बिफोर 2014 क्या प्रोसीजर थी, 2014 से पहले क्या प्रोसीजर थी और 2014 के बाद में क्या प्रोसीजर। तो 2014 से पहले जजों की नियुक्ति के लिए कोलिजियम सिस्टम था। क्या था? कोलिजियम सिस्टम। अब कोलिजियम सिस्टम से जजों की नियुक्ति कैसे होती है? यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, पहले ध्यान दीजिएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर न्यायाधीश को नियुक्त करना है तो सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। किससे? संबंधित उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीशों की तथा किसी अन्य हाई कोर्ट के जजों से अगर परामर्श लेकर के उसको ज़रूरत है तो हाई कोर्ट के जजों से और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजों की जो एक कोलिजियम बनती है, उस कोलिजियम की परमिशन से सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करती है। लेकिन अगर चीफ जस्टिस का चुनाव हो गया तो बाकी के न्यायाधीशों को नियुक्ति के संबंध में चीफ जस्टिस की कंपलसरी है, राय के आधार पर ही अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट करेगा। यानी बिफोर कोलिजियम सिस्टम में क्या था? कोलिजियम सिस्टम में ये प्रोविजन था कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजों को नियुक्त करना है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजों की बनी एक कोलिजियम से, सीनियर जो जज हैं, और हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश से अगर परामर्श लेना चाहें तो उनके परामर्श से पहले एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त कर दिया जाएगा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंपलसरी है, उसकी परमिशन से ही, उसकी राय के आधार पर ही अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे। तो अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि 2014 के पहले से ये सिस्टम चला आ रहा था। अगर संविधान की बात करें तो कोलिजियम में जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर जज है, जो हमारी परंपरा है कि जो सीनियर जज अगर चाहे 10 दिन के लिए सीट उसको मिले, यानी आज उसकी सीनियरिटी के बाद 10 दिन बाद अगर वो रिटायरमेंट हो रहा है तो 10 दिन तक के लिए ही किसी सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जज को ही हम
भारत का मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट करेंगे। मतलब भारत का मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट करने के लिए पहले जो क्वालिफिकेशन थी वो क्या थी? भारत का मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट करने के लिए कॉलेजियम सिस्टम की क्या क्वालिफिकेशन थी कि जो सीनियर जज है उसी को हम चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट करेंगे। और ये एक परंपरा चलती चली आ रही थी, लेकिन इस परंपरा को क्यों तोड़ा गया और कब तोड़ा गया, किसके द्वारा तोड़ा गया? यानी सरकार का कोई इंटरफेरेंस यहाँ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट अपने में से ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को नियुक्त करेगा। लेकिन जब 1973 में, ध्यान दीजिएगा, 1973 में केशवानंद भारती का केस आता है, याद रखिएगा। केशवानंद भारती के केस में एक प्रकार से केंद्र सरकार की सारी पॉलिसियों को हिला दिया। यानी केंद्र सरकार की जो मनमानी चलती थी केशवानंद भारती के बाद केस में क्या हुआ था, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत आ जाने के बाद से क्या नियम हो गया कि केशवानंद भारती के केस के प्रावधान आ जाने से, जिसमें जो 13 न्यायाधीश थे, 13 न्यायाधीशों में से जो बहुमत से न्यायाधीश जब डिसीजन दिए तो उस डिसीजन से सरकार के अगेंस्ट जो डिसीजन गया, उस डिसीजन से क्या हो गया था कि सरकार एक प्रकार से कह सकते हैं चिढ़ गई थी। अब उन्होंने कसम खाया था कि भाई मंत्रिपरिषद की राय, मंत्रिमंडल की राय से ही राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा। और मंत्रिमंडल की राय का मतलब प्रेसिडेंट किसके राय से, यानी मंत्रिमंडल की राय से, यानी सरकार जिसको चाहेगी वही। क्योंकि हमारे संविधान में इस विषय पर एकदम मौन है कि किसे चीफ जस्टिस बनाया जाएगा, तो हमने एक सीनियरिटी का कॉन्सेप्ट अपनाया। अब चूंकि संविधान में तो ऐसा लिखा नहीं है, तो उस समय जो जस्टिस रे थे, जो जस्टिस रे थे, ठीक है, जस्टिस रे ये 3 जजों से कोलिजियम मतलब सीनियरिटी में नीचे थे, यानी इनसे सीनियर 3 जज थे। तो इन तीनों जजों पर इनको प्राथमिकता देकर के इनको चीफ जस्टिस बना दिया गया, क्योंकि ये सरकार के पसंदीदा थे। और 3 जज जो कोलिजियम में थे जिनको चीफ जस्टिस बनना था, उन पर इनको तहरीर दे करके पहले सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया चीफ जस्टिस। इस पर ये मामला कोर्ट के सामने से जब पार्लियामेंट में उठा तो सरकार ने अपनी दलील क्या दी कि संविधान कहीं ऐसा नहीं कहता है कि सीनियर जज को ही सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाए। दूसरा, संवैधानिक प्रावधान आर्टिकल 124 में इन्होंने बताया कि कहीं ऐसा नहीं है। दूसरा, विधि आयोग ने 1956 में 1956 में अपनी रिपोर्ट में कहा था कि सीनियरिटी के आधार पर जजों की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनकी योग्यता के आधार पर जजों की नियुक्ति होनी चाहिए। तो दूसरा इन्होंने अपना क्या दिया, पहला कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन, दूसरा लॉ कमीशन, लॉ कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर दूसरा प्रोविजन में उन्होंने क्या कहा कि हमने जो सीनियरिटी से हट करके डिसीजन दिया। और तीसरा इन्होंने राय अपनी क्या दी कि तीसरी इन्होंने अपना ओपिनियन दिया कि अन्य देश की नजीर दी कि अमेरिका है, इंग्लैंड में, वहां भी सीनियर जजों को नहीं नियुक्त किया जाता है। और चौथा इन्होंने न्यायाधीशों का सामाजिक दर्शन क्या कहता है कि न्यायाधीशों का सामाजिक दर्शन ये कहता है कि नियत करते समय उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय को ध्यान में देते हुए उसके आधार पर करना चाहिए। और पांचवा, न्यायमूर्तियों का कार्यकाल, कहा कि अगर हम ऐसे न्यायाधीश को नियुक्त करेंगे तो जो ज्यादा टाइम तक कार्य करने वाला है, अब पता चला एक 10 दिन बाद रिटायरमेंट होना है और एक को 1 साल रहना है, तो 10 दिन के लिए फिर क्यों अपॉइंट करें, वो 10 दिन तक कुछ करेगा ही नहीं, सोच रहा है कि हम क्या करेंगे। और ये सारे कहानी को देखते हुए
उन्होंने अपनी सफाई तो दे दी, लेकिन एक प्रकार से कोलिजियम सिस्टम के अगेंस्ट ये सरकार उस समय जब केशवानंद भारती का केस आया था, ध्यान दीजिएगा 1973 में, उसके बाद में तत्कालीन जो गवर्नमेंट थे, हम किसी गवर्नमेंट का नाम नहीं लेंगे, उस गवर्नमेंट में एक भूचाल आ गया था और हम कह सकते हैं उसी समय हमारी इमरजेंसी लागू हो गई थी, सेंसरशिप बंद कर दी गई थी और पूरी तरीके से अपने को मजबूत करने के लिए पूरा सारा कॉन्स्टिट्यूशन को एकदम खत्म कर दिया था। और वहीं पर जो जस्टिस डे वाला कॉन्सेप्ट आया था, तो ये सब केशवानंद भारती के केस के आधार पर, और जो आज केशवानंद भारती ने कह दिया उसी के आधार पर देखिए आज जनता की सारी राय को इतना अच्छी तरीके से अब समझे, एक संविधान बच गया। अगर केशवानंद भारती का केस ना आया होता, ठीक है, केशवानंद भारती का अगर केस ना आया होता तो शायद आज संविधान खत्म हो गया, क्योंकि जो बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दे दिया गया था उसी से आज पूरा हमारा आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 या सारे संविधान के आर्टिकल आज मजबूत हैं और आज विधायिका मनमानापन आर्बिट्रेरीनेस नहीं कर सकती है। कुछ भी अगर मनमाना करती है तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की, सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी हमारी एक्टिव होकर के उनके मनमानेपन को समाप्त कर सकती है। तो देखिए ध्यान से समझिए, ये कोलिजियम सिस्टम का हवाला है, समझ में आ गया। अब कोलिजियम सिस्टम की बात इस आधार पर, सीनियरिटी के आधार पर तो कर दी गई, लेकिन इसी बीच 2014 में एनजीसी का कॉन्सेप्ट आ गया। अब कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति एनजीसी करेगी, एनजीएसी करेगी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग करेगी। अब ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को संविधान में आर्टिकल 124A में, आपके पास डायरेक्ट है उसमें दिया होगा, आर्टिकल 124A में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन गठित हो गया। ठीक है, ये सब चीजें सब इसमें दे दिया। ए में नियुक्ति आयोग का गठन की बात कर रहा है, बी में उसके कार्य क्या होंगे, सी में संसद को विधि बनाने की शक्ति, ये सारी का बनवा करके सब दे दिया। चलिए भैया बनवा करके दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप बनाइए, हम बिगाड़ने के लिए तो है ही हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ध्यान से समझिए। जब ये एक्टिव हो गई एनजीएसी, अब क्या होगा कि जितने भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इनके सबके जो जजें हैं, इनकी नियुक्ति के लिए एक कमीशन बन गया। भाई जब जुडिशरी के सिविल जज नियुक्त करने के लिए कमीशन हमारा है, तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को नियुक्ति के लिए कमीशन होना चाहिए, बुराई तो इसमें नहीं है। लेकिन अगर आपके पक्ष के हिसाब से क्या एनजीएसी होना जरूरी है, यहां पर हमको दोनों व्यू को ध्यान में देकर चलना है। क्या एनजीएसी जरूरी है या कोलिजियम सिस्टम जरूरी है? देखिए ध्यान से समझिए, एनजीएसी का अगर कॉन्सेप्ट जहां तक है, एनजीएसी के पर्पस से बनाया गया था कि इसमें ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि न्यायपालिका में जजों के लिए, न्यायपालिका के जजों की मोनोपोली ना हो। न्यायपालिका भाई अपने मामले में कोई जज नहीं हो सकता, कॉन्सेप्ट नेचुरल जस्टिस पर जाइए भाई, ये कहाँ का न्याय है कि जज को जज ही नियुक्त करे। ठीक है, इस आधार पर अगर हम कहते हैं तो एनजीएसी, हालांकि इसका हमको विरोध नहीं करना है, पहल तो अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का इसमें इंटरफेरेंस हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी है।
तो वहां पर भी न्यायपालिका डिसअपॉइंटेड होगी। लेकिन अगर कोलिजियम सिस्टम की बात करते हैं तो कोलिजियम सिस्टम में भाई भतीजावाद की संभावना है। ठीक है, कि जज का लड़का जज बनेगा, किसान का लड़का किसान बनेगा। तो देखिए, कहने का मतलब ये ऐसी चीजें हैं कि यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि दोनों को हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन दोनों के कॉन्सेप्ट को देखते हुए जब ये एनजीएसी का कॉन्सेप्ट आ गया तो एनजीएसी की संवैधानिकता को, चूंकि इसे संसद ने पास कर दिया, राष्ट्रीय न्याय नियुक्ति आयोग अमेंडमेंट करके इसे संवैधानिक दर्जा दे दिया गया आर्टिकल 24 सब क्लास ए बी सी में। अब अगर हम इसको डिनाई कर देते हैं तो इसके लिए चूंकि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को खुद है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एनजीएसी को केस में चैलेंज किया गया और उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। अब वो केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि किस केस में एनजीएसी को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया, तो केस का नाम लिखिए। सुप्रीम कोर्ट अभिलेख अधिवक्ता संघ, यानी उच्चतम न्यायालय अभिलेख अधिवक्ता संघ बराबर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस का नाम लिखिए। उच्चतम न्यायालय अभिलेख अधिवक्ता संघ, सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड एडवोकेट एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 2015 सुप्रीम कोर्ट, 2015 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 99 में संविधान संशोधन अधिनियम 2014 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि एनजीएसी अब असंवैधानिक हो गई। पार्लियामेंट चाहे तो एनजी सुप्रीम कोर्ट के इस प्रभाव को समाप्त करने के लिए फिर से कानून बना दे, तो हश्र क्या होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट उसको असंवैधानिक घोषित कर देगी। अब वर्तमान परिस्थिति में क्या है सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के संबंध में, चूंकि एनजीएसी असंवैधानिक घोषित हो गया, उच्च न्यायालय अभिलेख अधिवक्ता संघ बनाम भारत संघ, उच्चतम न्यायालय अभिलेख अधिवक्ता संघ वर्सेस भारत संघ, वर्सेस भारत संघ 2015 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये केस याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ये केस आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एनजीएसी को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, असंवैधानिक डिक्लेयर कर दिया। जब अब एनजीएसी ही नहीं रहेगी तो इसका मतलब कोलिजियम सिस्टम फिर से बहाल हो गया और इन प्रेजेंट टाइम में आज भी सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति थ्रू कोलिजियम सिस्टम से हो रही है। बात समझ में आ गई? अब इस केस में पूर्व में कोलिजियम सिस्टम को फिर से परिवर्तित कर दिया और कोलिजियम पद्धति प्रणाली में यदि किसी सुधार की आवश्यकता हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो उसमें समुचित उपाय लाए जाएं। विचार करने के लिए मामले की सूची में लाया जाए। 5 न्यायाधीश जगदीश खेहर और चलैया, मदन बी लोकुर, कुरियन और कुमार गोयल, आदर्श कुमार गोयल,
ये सभी न्यायाधीशों ने अलग अलग निर्णय दिया और 4 न्यायाधीशों ने संशोधन को असंवैधानिक अब निर्धारित कर दिया। यानी यहाँ पर कोलिजियम सिस्टम को फिर से बहाल कर दिया गया। यानी यहाँ 7 जजों की बेंच के द्वारा डिसीजन दिया, 4 ने पक्ष में दिया और 3 ने विपक्ष में दिया और 4 में जो पक्ष वाले थे, इसलिए कोलिजियम सिस्टम फिर से बहाल हो गया। ठीक है, तो ये हमारा सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के संबंध में ये प्रोविजन रहा। आई थिंक ये प्रोविजन अच्छी तरीके से समझ में अब आ गया होगा कि क्या था पहले, अब क्या है और कैसे सिस्टम से आएगा। तो कोलिजियम सिस्टम उच्चतम न्यायालय अभिलेख अधिवक्ता संघ खा गए इस केस में। ठीक है, ये केस सुप्रीम कोर्ट में, इसी केस में कोलिजियम सिस्टम को चैलेंज किया और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कोलिजियम सिस्टम को असंवैधानिक घोषित करते हुए पुरानी स्थिति को फिर से बहाल किया और कहा कि कोलिजियम पद्धति में अगर कोई सुधार की आवश्यकता हो तो उसको विचार किया जाए और संशोधन असंवैधानिक निर्धारित किया। अब इसमें पूछता है, उस समय इसके जो संशोधन में किया था तो न्यायिक राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग के प्रावधान को असंवैधानिक घोषित कर दिया। ठीक है, अब कोलिजियम सिस्टम में वरिष्ठ न्यायाधीश के संदर्भ में उपयुक्त फिट शब्द को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना आज्ञापक कर दिया गया। इस तरीके से अब वरिष्ठता सूची नीचे व्यक्ति चयन करने वाले के आधार पर इसको अब वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति की जाए। इसके बाद में फिर क्या होता है, 99 संविधान संशोधन अमान्य कर दिया गया। उच्चतम न्यायालय अधिवक्ता संघ भारत संघ 2016 में भी इस केस का आगे कोलिजियम पद्धति को सुधार के लिए न्यायालय ने वरिष्ठ वकीलों के पक्ष सुने, उन्होंने खुलकर अपने सुझाव दिए तथा समिति का गठन कर दिया और उस प्राइवेट व्यक्ति को लोग 13/11/15 के 4 बजे शाम तक भारतीय विधिक परिषद के लिए इन्होंने कोलिजियम कुछ किया और भारत के महान्यायवादी ये सारी चीज़ें इन्होंने वकील को समय दे दिया। ये सब चीज़ें कोलिजियम सिस्टम, इस केस को देखिएगा, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, आते हैं हम मुख्य इनके जजों के नियुक्ति के लिए क्वालिफिकेशन। ठीक है, आर्टिकल 124 अब हम लोग देखते हैं। भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा और ये संख्या जो है इसमें 33 + 134 है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद में सब सेक्शन 2 जो थी ये कह रहे हैं राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मोहर के द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा और वह न्यायाधीश तब तक पद पर धारण करेगा जब तक, सुप्रीम कोर्ट के जजों की एज कितना है, लिख लीजिए 65 साल, 65 ईयर, 65 ईयर तक इनके पद पर रहेंगे। अगर वो अपना त्यागपत्र, अब क्वेश्चन आता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज अपना त्यागपत्र, इस्तीफा, रिकग्निशन किसको देते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के जज अगर अपना इस्तीफा देते हैं तो किसको देंगे? क्या चीफ जस्टिस को देंगे? मान लीजिए कोई सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस से भिन्न कोई न्यायाधीश अपना इस्तीफा देना चाहता है तो किसको देगा? तो लिख लीजिए राष्ट्रपति को देगा, चीफ जस्टिस को नहीं देगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
ठीक है। और किसी न्यायाधीश को उसके पद से इम्पीचमेंट लगा करके हटाया जा सकता है, महाभियोग लगाकर। अभी तक कोई न्यायाधीश नहीं है जिसको इम्पीचमेंट के थ्रू हटाया गया हो। अब आइए, कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए क्वालिफिकेशन 124 सब क्लास 3 में दी गई। ध्यान से समझिएगा, आर्टिकल 124 सब क्लास 3 में इनकी क्वालिफिकेशन है। क्या है भाई? याद रखिएगा, यहां क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत का नागरिक हो, पहला लिख लीजिए, क्या है क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के जजों की? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, यानी विदेशी सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं हो सकता। दूसरा, किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालय का लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। यानी सुप्रीम कोर्ट का जज होने के लिए उसे दूसरी क्वालिफिकेशन क्या है कि किसी उच्च न्यायालय का लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा, या आर्टिकल 124 सब क्लास 3 में दिया गया। आवाज बंद नहीं मिल रहा है, ढूंढिए तो, ढूंढने का तरीका देखिए। मिल गया? यानी कम से कम उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालय का, यानी ये जरूरी नहीं हाई कोर्ट का है या किसी भी दूसरे अन्य न्यायालय का है, तो कम से कम 5-5 साल तक उसे 5-5 साल 2 साल, यानी हाई कोर्ट से भिन्न में 5-5 साल तक उसे 2 बार जज रहना होगा। ठीक है, 2 बार कम से कम 2 न्यायालय का कम से कम 5-5 साल का टेन्योर किया हो। लेकिन अगर हाई कोर्ट का है तो 5 साल का किया है। 2 न्यायालय का मतलब ये, अरे 2 किसी हाई कोर्ट से भिन्न, किसी में सेशन जज, जिला जज हुई हो सकता है, या किसी मान लीजिए न्यायालय के अंतर्गत मान लीजिए कोई ट्रिब्यूनल वगैरह या कहीं पर भी मान लीजिए कोई जो वहाँ पर हाई कोर्ट से भिन्न अगर है तो कम से कम 5-5 साल का उसके एक्सपीरियंस 2 न्यायालय का होना चाहिए। ठीक है। तीसरी, किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता है। मान लीजिए जज नहीं है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का जज वकील भी बन सकता है, तो अधिवक्ता चाहे सुप्रीम कोर्ट का मतलब कि यहाँ बता रहा है कम से कम 10 वर्ष तक, यानी अधिक न्यायालय का, यानी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालय, यानी जिला जज में भी अगर वो किया हो, कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में रहा हो, तो एडवोकेट से भी 10 साल प्रैक्टिस करके हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। और लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए सबसे बड़े न्यायालय का जज बनना सबसे आसान और सबसे छोटे न्यायालय का जज बनना सबसे कठिन। सिविल जज बनने के लिए देखिए कितना मेहनत करनी पड़ रही है, और सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए बस राष्ट्रपति की नज़र में तुम प्रख्यात विधिवेत्ता हो। यहाँ ये नहीं लिखा है कि एडवोकेट हो या न्यायाधीश हो, राष्ट्रपति की नज़र में। अब मान लीजिए कोई बहुत बड़ा क्या है, जूरिस्ट है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा प्रख्यात विधिवेत्ता है, लॉ का नॉलेज उसको बहुत है, तो राष्ट्रपति उसे राष्ट्रपति की नज़र में, आई आप सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर वो चाहे तो आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकता है। लेकिन ध्यान रहे अभी तक कोई बना नहीं। कल्पना कर सकते हो कि हम विद्वान हैं, लॉ की फील्ड में बन सकते हैं, लेकिन उदाहरण अभी नहीं है। विदेशों में है बहुत बड़े विद्वान जो जूरिस्ट हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है, बनाया भी गया, लेकिन इंडिया में केवल संविधान में भी स्थान दिया गया है, अभी तक कोई बना नहीं।
तो ये देखिए आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के जजों की क्वालिफिकेशन है। ठीक है, अब अगला 124(4) से कल हम पढ़ाएंगे, क्योंकि इतनी क्लास आपको अच्छे से ध्यान से समझना है। आज हमने पूरा बेसिक से लेकर के पूरा कॉलेजियम सिस्टम और पूरा इसको डाइफिट कर दिया कि कैसे कैसे आपको न्यायपालिका को पढ़ना है, और जितनी आर्टिकल का हमने जिक्र किया है उन्हीं आर्टिकल को हम पढ़ाएंगे और इसे हम जल्दी खत्म करेंगे, थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे। ठीक है, समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। ठीक है।